भारतीय राजनीति के फलक पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल पदों से नहीं बल्कि अपने अडिग फैसलों से पहचाने जाते हैं। एक ऐसा नेता जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता को राम के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने पिछड़ों की राजनीति को राष्ट्रवाद से जोड़ा। यह कहानी है कल्याण सिंह की। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील का एक छोटा सा गांव मढ़ौली। एक साधारण किसान परिवार में तेजपाल सिंह और सीता देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कल्याण सिंह। उनका बचपन अभाव में बीता। बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। बालक कल्याण स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते थे। खेतों की मेड़ पर बैठकर पढ़ाई करना और घर लौटकर पिता के साथ खेती में हाथ बटाना उनकी नियति थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि वे एक अध्यापक भी बने। यहीं से उनके नाम के साथ अनुशासन और स्पष्टवादिता जुड़ गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कल्याण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ की शाखाओं ने उन्हें वह वैचारिक धारा दी जिसने उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया। 1967 का साल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने पहली बार अतरौली से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस दौर में जब राजनीति खास घरानों तक सीमित थी, एक किसान के बेटे का लखनऊ पहुंचना बड़ी बात थी। इसके बाद वे लगातार 10 बार विधायक रहे। साल 1991 11 अशोक रोड नई दिल्ली शाम ढल चुकी थी, लेकिन भाजपा दफ्तर में सियासी हलचल तेज थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि समूचे भारत की राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। पार्टी दफ्तर के कमरे में देर रात तक बैठक चल रही थी। ये जश्न नहीं था, सत्ता और जिम्मेदारी तय करने का वक्त था। एक नेता ने धीमी आवाज में कहा, ये जीत साधारण नहीं, यूपी में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला है। दूसरे ने तुरंत चुप्पी तोड़ा, हमें सिर्फ सरकार नहीं बनानी, सामाजिक संदेश भी देना है। उस बैठक में भाजपा के सभी सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, यूपी भाजपा के अध्यक्ष कल्याण सिंह भी कमरे में थे। एक नेता ने जोशी की तरफ देखकर कहा, सवाल यह है कि सीएम किसे बनाया जाए। किसी ने मंडल कमीशन का जिक्र छेड़ दिया। मंडल के बाद यूपी बदल चुका है। जाति, वर्ग, अगड़ा पिछड़ा सब नई जगह खड़े हैं। दूसरी ओर से आवाज आई, मंदिर आंदोलन भी आगे बढ़ाना है। बदले समीकरणों में ये सब आसान नहीं होगा। तभी किसी ने कहा, जिम्मेदारी उसी को दी जानी चाहिए जिसे जनता पहले ही स्वीकार कर चुकी है। कई निगाहें एक साथ कल्याण सिंह पर टिक गई, लेकिन वो शांत थे। तभी कुर्सी खिसकने की आवाज आई। अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हो गए। कमरे में अचानक सन्नाटा हो गया। अटल जी मुस्कुराए और टेबल पर रखे मिठाई के डिब्बे की तरफ बढ़े। एक लड्डू उठाया और कल्याण सिंह के पास पहुंचे। कल्याण सिंह ने खड़े होने की कोशिश की। अटल जी ने बोला, बैठे रहिए। उन्होंने अपने हाथ से लड्डू आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो। कल्याण सिंह एक पल के लिए ठिठक गए, फिर लड्डू खाया। न कोई प्रस्तावना रखा, न वोटिंग हुई। एक लड्डू ने सब साफ कर दिया। संदेश स्पष्ट था, उत्तर प्रदेश की कमान अब किसके हाथ में जाने वाली है। कुछ ही दिन बाद 24 जून 1991 को लखनऊ राजभवन में कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। राजभवन का गांधी सभागार भरा हुआ था। शपथ के बाद कल्याण सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, यह सिर्फ पद नहीं, जिम्मेदारी है। सत्ता के गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी थी। आज ये यूपी की राजनीति नई दिशा में जाएगी। कुछ ही घंटों में ये भी लगा। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह शपथ लेने के तुरंत बाद पूरे मंत्रिमंडल समेत अयोध्या पहुंच गए। एक मंत्री ने धीरे से पूछा, इतनी जल्दी अयोध्या जाना जरूरी है? कल्याण सिंह बोले, जिस संकल्प पर सरकार बनी है वो याद दिलाना जरूरी है। अयोध्या पहुंचते ही एक साधु ने कहा, अब मंदिर का रास्ता साफ है। कल्याण सिंह बोले, कानून के दायरे में रहकर जो होगा वही होगा। दिन बीतने लगे, गांव कस्बों में सभाएं तेज हो गई। दीवारों पर पोस्टर दिखने लगे। मीटिंग में एक ही बात गूंजती थी, 1990 में जो अधूरा रह गया उसे अब पूरा करना है। 1992 की जुलाई आ गई। अयोध्या समेत पूरे देश में हलचल तेज हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने 9 जुलाई को चबूतरा बनाने के लिए कार सेवा शुरू कर दी। मामला गर्माता जा रहा था। 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल कार सेवा रोकने का आदेश कर दिया। विश्व हिंदू परिषद प्रमुख अशोक सिंघल को विश्वास दिलाया गया कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव खुद मामले को देखेंगे। 3 महीने में बातचीत करके मुद्दे का हल निकाला जाएगा। तमाम मान मनोबल के बाद 26 जुलाई को कार सेवा रोक दी गई। बातचीत शुरू हुई, लेकिन हिंदूवादी नेता सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि हर बैठक में बात बदल जाती है। देखते 3 महीने बीत गए।
अक्टूबर आ गया। अशोक सिंघल ने साफ कह दिया 6 दिसंबर से अयोध्या में फिर कार सेवा शुरू होगी। अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। माहौल इतना गर्मा गया कि दिल्ली तक हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट में जज ने सख्त आवाज में पूछा, अगर अयोध्या में हिंसा हुई, जिम्मेदारी कौन लेगा? लखनऊ में खलबली मच गई। सचिवालय में अधिकारियों के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कोर्ट में क्या जवाब दिया जाए? कल्याण सिंह ने धीरे से कहा, जो भी होगा इतिहास में लिखा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल ने 6 दिसंबर 1992 से कार सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। 28 नवंबर 1992 कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया। सरकार के वकील ने कहा, बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा, हम इसकी पूरी गारंटी लेते हैं। कोर्ट ने कागज पढ़ा और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जज की आवाज गूंजी, सरकार गारंटी ले रही है तो ठीक है, मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। एक पत्थर भी गिरा तो जवाबदेही होगी। उधर कार सेवा को लेकर विश्व हिंदू परिषद को रोकने का या कम से कम उसकी दिशा मोड़ने की कोशिश चलती रही। बातचीत का सहारा लिया गया, आश्वासन दिए गए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिसंबर से ही हजारों कार सेवकों का हुजूम अयोध्या पहुंचने लगा। 5 दिसंबर तक भाजपा विश्व हिंदू परिषद के लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार जैसे नेता अयोध्या पहुंच चुके थे। 6 दिसंबर सुबह ठीक 7:30 बजे लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के गेस्ट रूम में खामोशी थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो अखबार पलटते हुए बुदबुदाए, हर पन्ने पर अयोध्या है। कार सेवकों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर अपने पीए की तरफ देखा और बोले, फैजाबाद डीएम से बात कराइए। फोन लगते ही कल्याण सिंह ने सीधे पूछा, हालात कैसे हैं? डीएम बोले, सर स्थिति कंट्रोल में है, आप चिंता मत करिए। फोन कट गया। कल्याण सिंह ने गहरी सांस ली, धीरे से कहा, कंट्रोल में है लेकिन दिल नहीं मान रहा। घड़ी पर नजर गई, 10 बज चुके थे। इतने में दरवाजा खुला। स्वास्थ्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ राजस्व राज्य मंत्री बालेश्वर त्यागी भी आए थे। उन्हें देखते ही कल्याण सिंह बोले, आइए ऊपर चलते हैं, थोड़ी खुली जगह में बात करेंगे। तीनों पहली मंजिल पर बने टीन शेड में बैठ गए। दिसंबर की हल्की धूप थी। सूर्य प्रताप ने कहा, भीड़ उम्मीद से ज्यादा है। कल्याण सिंह बोले, सुबह से ही खबरें परेशान कर रही हैं। बातचीत चल ही रही थी कि दो अन्य मंत्री राजेंद्र गुप्ता और लालजी टंडन भी आ पहुंचे। गुप्ता ने सीएम को देखते ही कहा, गंभीर खबरें आ रही हैं। लालजी टंडन ने धीमी आवाज में कहा, सुना है कुछ कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। 3-4 दिसंबर से ही अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे थे। 6 दिसंबर को भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस के काबू से बाहर हो गई। राजेंद्र गुप्ता बोले, पूरी तरह कंफर्म नहीं है। कल्याण सिंह ने चारों ओर देखा, फिर बोले, यहाँ फोन नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं। सब तेजी से मेन हॉल में आ गए। तुरंत फैजाबाद डीएम को फोन लगाने के लिए कहा। उधर से आवाज आई, जी सर। मुख्यमंत्री ने पूछा, क्या गुंबद पर चढ़ने की खबर सही है? डीएम बोले, सर अभी कुछ ठीक पता नहीं चल पा रहा। फोन रखते ही दूसरा फोन बजा। एक अधिकारी ने कंफर्म किया, सर कई जगह से तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। कमरे का माहौल भारी हो गया। कल्याण सिंह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मतलब स्थिति हाथ से फिसल रही है। तभी एक और फोन आया। पीए ने फोन उठाया और बोला, अटल जी का फोन है। कल्याण सिंह ने फोन लिया। उधर से अटल जी की गंभीर आवाज आई, कल्याण सिंह जी, खबरें ठीक नहीं हैं, कोई भी कदम बहुत संभल कर उठाइएगा। कुछ देर बात हुई और फोन कट गया। कुछ देर बाद फिर घंटी बजी। कल्याण सिंह ने खुद फोन उठाया। उधर से लाल कृष्ण आडवाणी की आवाज आई, जमीनी हालात पर नजर बनाए रखिए। फोन कटा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर मंत्रियों और विधायकों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। अंदर फैसलों का बोझ और भारी होता जा रहा था। हर फोन के साथ कमरे की हवा और तल्ख होती जा रही थी, जैसे इतिहास करवट लेने वाला हो। उधर अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ उग्र होती जा रही थी। कुछ लोग बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। उनके हाथों में हथौड़े, कुदालें, लोहे की राड थी। प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसएन त्रिपाठी को इसकी खबर मिली तो तुरंत सीएम आवास पहुंचे। चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन उन्हें कमरे के बाहर ही रोक लिया गया। वे बोले, मुझे मुख्यमंत्री जी से तुरंत मिलना है। उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद कल्याण सिंह ने उनकी मुलाकात हुई। कमरे का माहौल बोझिल था। त्रिपाठी ने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। सरकार सेवक बेकाबू हो चुके हैं, हालात कंट्रोल से बाहर हैं, मुझे अयोध्या जाना है, हवाई जहाज चाहिए।
पल भर चुप रहकर कल्याण सिंह बोले, जैसे खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां जाकर कोई ठोस कार्रवाई हो सकेगी। मेरा सुझाव है कि आप यहीं से निर्देश दीजिए। इसी बीच गृह सचिव और मुख्य सचिव भी पहुंच चुके थे। अब बारी फैसले की थी। अधिकारियों ने एक करके सुझाव देने के शुरू किए। डीजीपी त्रिपाठी ने साफ कहा, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, फायरिंग करनी होगी। कल्याण सिंह चुपचाप सुनते रहे। डीजीपी ने जैसे ही ये बात कही, उन्होंने सख्त आवाज में कहा, गोली नहीं चलेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, कागज पेन लेकर आइए, बाद में कोई परेशानी न हो इसलिए लिखित आदेश लीजिए। गृह सचिव बाहर गए। कुछ देर बाद एक फाइल लेकर लौटे। कल्याण सिंह ने फाइल खोली, पेन उठाया, साइन कर दिया। कागज पर साफ लिखा था, गोली चलाए बिना भीड़ को काबू करने के लिए जो जरूरी हो किया जाए। फैसला हो चुका था, अब बहस की कोई जगह नहीं थी। इसके बाद सभी अधिकारी उस फैसले को लागू करने के लिए निकल गए, जो इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। कल्याण सिंह के प्रधान सचिव योगेंद्र नारायण उस दिन सीएम हाउस में थे। कल्याण सिंह के साथ हालात पर नजर रखे हुए थे। दोपहर करीब 1 बजे एक बार फिर फोन की घंटी बजी। पीए ने फोन उठाया। उधर से सख्त और भारी आवाज आई, एसपी चौहान बोल रहा हूँ, तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात कराइए। दिल्ली से गृह मंत्री शंकर राज चौहान ने खुद फोन किया था। कुछ ही देर में टेलीफोन कल्याण सिंह के हाथ में था। चौहान ने तीखे लहजे में सवाल किया, सीएम साहब, प्रदेश में क्या चल रहा है? कल्याण सिंह शांत आवाज में कहा, क्या हुआ सर? कल्याण सिंह की ये आवाज सुनते ही चौहान साहब की आवाज और ऊंची हो गई। उधर से आवाज आई, हमारे पास सूचना है कि कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए हैं। आपके पास क्या सूचना है? फोन के इस सिरे पर एक पल की चुप्पी के बाद कल्याण सिंह ने कहा, मेरे पास एक कदम आगे की सूचना है। कार सेवक गुंबद पर चढ़ चुके हैं और तुरंत और गुंबद तोड़ना शुरू कर दिया है। इतना सुनते ही चौहान साहब लगभग झल्ला पड़े। आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कल्याण सिंह ने साफ आवाज में कहा, चौहान साहब, मेरी ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए। राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कुछ देर बाद खबर मिली कि कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का एक गुंबद गिरा दिया है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उस समय लालजी टंडन समेत कई मंत्री और भाजपा नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह गुस्से से उबल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बड़े नेताओं ने उनसे बहुत सी बातें छिपाई रखी हैं। उधर अयोध्या में पहला गुंबद गिरते ही हालात अचानक बदल गए। लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी और तमाम बड़े नेता कार सेवा वाली जगह से विनय कटियार के घर पहुंच चुके थे। वहां आगे की रणनीति पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। तभी फोन की घंटी बजी। कल्याण सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी से बात करने के लिए फोन किया था। कल्याण सिंह बोले, आडवाणी जी, मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर ये सब पहले से तय था तो मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया? आडवाणी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ पहले से तय नहीं था। कल्याण सिंह ने बोला, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, ये सब मेरी जानकारी के बगैर हुआ है। आडवाणी ने समझाया, नहीं, अभी इस्तीफा मत दीजिए, अगर ऐसा किया तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, केंद्रीय बल मोर्चा संभाल लेगी, थोड़ा वक्त निकालिए, हालात संभलने दीजिए। फोन कट गया। लेकिन कल्याण सिंह की नाराजगी कम नहीं हुई थी। उनके मन में वही सवाल घूम रहा था, अगर सब अचानक हुआ तो बड़े नेता इतनी जल्दी वहां से क्यों निकल गए? अगर ये पहले से तय था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल्याण सिंह ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। कमरे में फिर चर्चा शुरू हुई। फिर भी एक कठिन सवाल खड़ा था, इस्तीफा देने के लिए पत्र में कारण क्या लिखा जाए? बातचीत के बीच किसी ने कहा, लिख दीजिए, हम सुरक्षा नहीं कर पाए। तभी राज्य मंत्री बागेश्वर त्यागी बोले, आगे हालात क्या हो कोई नहीं जानता, मेरी राय है कि इस्तीफे में कोई कारण न लिखा जाए। वो पेशे से वकील थे, उनकी ये बात सबको ठीक लगी। कल्याण सिंह ने अपना राइटिंग पैड मंगवाया और अपने हाथ से इस्तीफा लिखा। साइन कर ही रहे थे कि खबर आई, तीसरा गुम्बद भी गिर चुका है। शाम के करीब 5:30 बजे थे। कल्याण सिंह पूरी कैबिनेट के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी को इस्तीफा सौंप दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठे और सीएम आवास की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद खबर आई, केंद्र ने कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। 8 दिसंबर को कल्याण सिंह प्रेस के सामने आए। उन्होंने कहा, जिस मकसद से सरकार बनी थी वो पूरा हुआ। मंदिर के लिए ऐसी एक नहीं, कई सरकारों को ठोकर मारने को तैयार हूँ। उनकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने साफ कहा, मेरे ऊपर केस करो, जेल भेजो, लेकिन किसी और को दोषी मत ठहराओ। यहीं से समर्थकों में उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बन गई। कुछ दिन बाद मोहम्मद असलम नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप लगाया कि कल्याण सिंह की सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और गंभीर लापरवाही बरती है। मामले की सुनवाई चली और 24 अक्टूबर 1994 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या मामले में कोर्ट की अवमानना की थी। उन्हें 1 दिन की जेल और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। आदेश आ चुका था। अब सवाल था कि आदेश लागू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के एलसी बादू ने दिल्ली पुलिस के डीजीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्क को बुलाया। रजिस्ट्रार ने कहा कोर्ट का आर्डर है, गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। डीसीपी ने शालीनता से जवाब दिया, माफ कीजिए सर, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। रजिस्ट्रार ने भौहें सिकोड़ी, पल भर सोचा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। अब तिलक रोड थाने के एसएचओ को बुलाया गया। रजिस्ट्रार भादु ने आदेश थमाया, कल्याण सिंह को गिरफ्तार कीजिए तुरंत। एसएचओ ने टीम तैयार की और सरदार पटेल रोड पर यूपी भवन की ओर बढ़ चले। वहीं से कल्याण सिंह की गिरफ्तारी हुई और उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस समय किरण बेदी तिहाड़ जेल की महानिदेशक थी। उनके सामने एक व्यवहारिक और अहम सवाल था, एक दिन की जेल का मतलब क्या है? किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी। कोर्ट का जवाब छोटा और सख्त था, आपकी जेल मैनुअल पढ़िए। जेल मैनुअल के मुताबिक कल्याण सिंह को अगली सुबह तक जेल में रखा गया। इसी के साथ वो दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। बाद के वर्षों में कल्याण सिंह ने कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने 2 बार भाजपा छोड़ी और वापस भी आए। वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि राजनीति के लिए बने हैं। राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे फिर से सक्रिय राजनीति में लौटे। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब आई जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा था कि अब मेरा जीवन सफल हो गया। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया तो कल्याण सिंह घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। 21 अगस्त 2021 को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इस महानायक ने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की तो पूरा देश गमगीन था। उनकी अंतिम विदाई अलीगढ़ के उसी अतरौली में हुई जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था। कल्याण सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई है। एक किसान का बेटा जिसने सत्ता को तिनके की तरह छोड़ दिया लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटा। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।